जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टेक्निकल पेपर जो कि हुआ था गोवा में 23 फरवरी 2020 को। फ्रेंड्स, इस पेपर में टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस पेपर में मैं आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व कराऊंगी। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा और फ्रेंड्स इस पेपर को हम कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलिए इस पेपर को हम शुरू करते हैं। 1971 बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये जो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो युद्ध हुआ था जो कि 1971 में हुआ था, ये फ्रेंड्स लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर है? महानदी पर बना है और ये लगभग 15 किलोमीटर की लंबाई में बनाया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। उस शासक का नाम बताइए जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। नेम द रूलर हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड। ये एशिया का सबसे पुराना और लंबी सड़कों में से एक है और ये कहां से कहां तक फैला है? फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। और अगर आपको इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 3710 किलोमीटर तक ये फैला गया और ये एशिया का सबसे पुराना रोड है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रेंड्स ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? फ्रेंड्स तो जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी यानी कि बुध। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? देखिए शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री तो पूछा है लेकिन स्वतंत्र भारत के पूछा है, तो स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम आपको बता दें, जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बारे में अगर आपको जानकारी होना चाहिए तो ये क्या थे? इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था और ये एक लेखक, वकील और राजनेता थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं फ्रेंड्स। तो ये कौन थे? ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थे हमारे पहले राष्ट्रपति। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फ्रेंड्स यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है, तो देखते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। राजू बिंदु पी की ओर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो डायरेक्शन हम इस तरह से मेंशन करते हैं। यहाँ पर ईस्ट होता है पूर्व, यहाँ वेस्ट पश्चिम और यहाँ पर नॉर्थ उत्तर और यहाँ पर साउथ यानी कि दक्षिण। तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी कि चलते हैं। तो P है एक बिंदु, P की ओर एक 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। राजू जो है वो कहाँ पर उत्तर की ओर कहाँ चला? 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर यहाँ पर चल दिया, ठीक है। फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स उसका दाहिनी ओर किधर होगा? इधर। तो दाहिनी ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है फ्रेंड्स? वो 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वो कहाँ अपने अगेन वो कहाँ मुड़ जाता है? उसके दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो उसका दाहिना किधर होगा? इधर। और कितना चला? वो 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जब भी आपको इस तरह की दूरी, टेढ़ी दूरी पूछी जाए तो आपको ट्रायंगल बनाना होगा फ्रेंड्स। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया है। अब इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 6 है, तो ये भी क्या है? 6 है। अब 10 में से ये 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 4। और यहाँ की डिस्टेंस 3 है तो ये भी क्या होगी? 3। तो हम यहाँ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर, मान लिया x है तो ये कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये होगा 3 जा 9, ये हो जाएगा 25 होगा यहाँ पर 25। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू 25 मिली। स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट लगा देगा 25 के ऊपर, तो x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिलेगी हमें? यहाँ पर 5। तो जो राजू था उसके आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? 5 पर है। तो आपका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। कुछ कूट भाषा में क्लॉक को इस तरह से लिखा जाता है, तो जो स्टेप है उसको किस तरह से लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो क्लॉक है इसको रिवर्स कर दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वाला है, ये फर्स्ट, इसके बाद L है, O को यहीं कहीं रहने दिया है, C यहाँ आ गया है और K यहाँ पर। दैट मीन्स जो ये वर्ड था इसको रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया गया है। तो स्टेप्स को भी हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो क्या आएगा?
SPETS। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर हो। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पर दिया A, C, F, तो देखते हैं हम A के बाद यहाँ पर B नहीं है और C के बाद D और E नहीं है और F आ गया है। F के बाद यहाँ पर एक छूटा है, यहाँ पर 2 अल्फाबेट छोड़ दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 अल्फाबेट छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, F के बाद क्या आता है GHI। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर क्या होगा J। चलिए O को भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 4 छोड़ देंगे, तो J के बाद क्या होगा, J के बाद K, L, M और N और आ गया O। तो देखिए हमारी सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एक अल्फाबेट है, यहाँ पर 2 अल्फाबेट छूटे हैं, यहाँ पर 3 अल्फाबेट छूटेंगे और क्या आएगा J। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है तो गलत पद आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीरीज देके रखी है और यहाँ पर आपको जो रॉन्ग टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 5 है, 5 के बाद कितना 5 2 10 और 10 में किसका मल्टीप्लाई किया गया है 4 का, तो 40 और 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम अगेन 2 का करेंगे तो 80। तो ये फ्रेंड सीरीज है, इसमें क्या हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगेन इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो कितना होगा 4 8 32। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 32। चलो ये भी सही है। इसके बाद यहाँ इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 2 4, 2 3 6, 640। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है फ्रेंड्स 550 मिल रहा है। तो रॉन्ग टर्म क्या हुई हमारी 550, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। दिए गए विकल्पों में श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सीरीज अगेन एक सीरीज देके रखी है और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसकी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर D है, E है, F है, उसके बाद D E F2 हो गया, फिर ये जो 2 है E पे आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, फिर ये 2 नेक्स्ट टर्म में कहाँ पर आ जाएगा D पे, तो नेक्स्ट टर्म में मिलेगी वो क्या मिलेगी D2। तो ये तो D2 मिल गया। इसके बाद यहाँ पर E है, F2 है, E2 है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है F3 आया, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स E2 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा F2 होगा। तो आंसर में क्या मिलेगा D2 E2 F2, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। यदि प्रतिरोध R के एक तार को पिघलाकर उसकी लंबाई से आधा कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक तार दिया गया है जिसका प्रतिरोधक कितना है R है और उसकी लंबाई मान ली हमने L है। इसे पिघलाकर एक और तार बनाया गया है, लेकिन उसका प्रतिरोधक हम मान लेते हैं R' और उसकी लंबाई इस लंबाई की आधी होना चाहिए, ऐसा एक तार बनाया गया। तो इस तार का आपको प्रतिरोधक बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो अपॉन रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, ये होता है प्रतिरोधक का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड। तो अब हम कैसे निकालेंगे, मान लिया ये R' है, तो R' की वैल्यू क्या रहेगी फ्रेंड्स, R' की वैल्यू रहेगी रो तो दोनों के लिए सेम हो रहेगा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, दोनों के बराबर रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के ही बने हैं, दूसरे मटेरियल से ये तार नहीं बनाया गया है, इसी मटेरियल को पिघलाकर ये आधी लंबाई का तार बना दिया गया, इसलिए प्रतिरोधकता दोनों की बराबर होगी। तो इसकी भी रो होगी, लेंथ इसकी कितनी होगी फ्रेंड्स L/2 और एरिया इसका मान लिया हमने A2। और हम क्या करते हैं, पुराना वाला जो तार है जिससे बनाया गया है उसका R रेजिस्टेंस है, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, रो दोनों के लिए सेम होगा रेजिस्टिविटी। और यहाँ पर लेंथ कितनी L और ये A1, यहाँ रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो जो R' अपॉन R है उसका जो अनुपात है वो हमें कितना मिलेगा फ्रेंड्स A1 अपॉन ट्वाइस ऑफ A2। ठीक है, अब हम इन दोनों के आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो जो ये वाला है इसका एरिया हमने कितना A1 माना है, इसकी लेंथ L है, इज इक्वल टू इसका जो एरिया होगा वो कितना माना हमने A2 और इसकी लेंथ कितनी है L/2। तो यहाँ से A1 डिवाइड बाय A2, इन दोनों का हम रेशो निकाल लेते हैं, तो वो हमें कितना मिलेगा, L से L कैंसिल हो गया, 1/2 मिला। ठीक है, तो ये A1 और A2 की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ 1/2 और ऑलरेडी एक 2 था वो लिख दिया, तो कितना मिला R' अपॉन R की वैल्यू फ्रेंड्स हमें मिली 1/4। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो R' की वैल्यू हमें कितने मिलेगी R/4। तो फ्रेंड्स जो नया तार होगा उसका प्रतिरोधक हमें कितना मिला, जो पुराना प्रतिरोधक का 1/4 मिलेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे एक उपग्रह की कुल गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा
कितनी E0 है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, G और ms डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r। जिस कक्षा में घूम रहे हैं ये उसकी रेडियस है, ग्रेविटेशनल का जो नियतांक है वो है, और ये जो me है ये पृथ्वी का मास है, और ये जो आसपास जो चक्कर लगा रहा उपग्रह उसका मास है। ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फ्रेंड्स होता है कितना, -G डिवाइड बाय r। इन दोनों फॉर्मूलों में बस इतना फर्क है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आता है और यहाँ पर सिंगल r आता है और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ r आता है। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जब कोई सा भी उपग्रह किसी ग्रह के आसपास चक्कर लगाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का रेशो ले लेते हैं। तो रेशो क्या होगा, अगर u डिवाइड बाय k करेंगे हम तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये G डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r माइनस का G डिवाइड बाय r। G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, MS से MS कैंसिल, R से R कैंसिल। तो फ्रेंड्स इनका जो रेशो मिला हमें कितना मिला, -2 मिला। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इन दोनों का जो सम होता है वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो दिया हमें E0। फ्रेंड हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पर k की वैल्यू मिलेगी u डिवाइड बाय 2, माइनस का u डिवाइड बाय 2 मिलेगा। और हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये कितना है, यहाँ पर u है, ये हो जाएगा माइनस का u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू E0, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो कितना है, E0 हमें दे के रखा है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u माइनस u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू E0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, यहाँ पर 2 एक u में से u कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू E0। और u की जो वैल्यू, u क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ E0। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E0 की डबल होगी। ऑप्शन है आपका यहाँ पर आंसर होगा। विभिन्न रेडियोधर्मी स्रोतों के बीटा कणों में होता है, तो बीटा कणों में क्या होता है फ्रेंड्स, सेम डिफ्लेक्शन होता है, सेम स्पीड होती है, या फिर सेम चार्ज होता है, फिर सेम मास होता है जो बीटा कण निकलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बात बता दूं कि जो बीटा कण है वो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो बीटा कण होते हैं वो उच्च द्रव्यमान और घनत्व के आवेश होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, ये जो भारी अल्फा कण होते हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक विक्षेपित होते हैं, यानी कि उनका जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। और सभी मामलों में इनका जो विक्षेपण है वो क्या होता है, समान होता है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर समान विक्षेपण। गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्रेंड्स वो किस पर निर्भर करती है, तो उसका जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/2 mv², जहाँ पर ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है। तो किन दो चीजों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर द्रव्यमान और वेग, मास एंड वेलोसिटी, उस पर डिपेंड करती है। फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। जब धातु का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध होता है, क्या होता है उसके प्रतिरोध में चेंजेस फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें जो प्रतिरोध होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ml डिवाइड बाय n E/T/A, जहाँ पर m क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, ये चालक की लंबाई है, और ये प्रति इकाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर T क्या है, विश्राम समय है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स अगर कोई सा भी एक मटेरियल हो, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो धातुओं है, धातुओं में जब भी तापमान को बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु के अंदर वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, उनमें गति आ जाती है। इससे क्या होता है, जब वो ज्यादा गतिमान अवस्था में हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और टकराने से उनमें क्या होता है, संघट्य होता है। तो फ्रेंड्स जब भी ताप को बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, जो धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में आ जाते हैं। गतिमान अवस्था में आने से ये विश्राम अवस्था से हटकर इनका जो विश्राम अवस्था का जो तापमान है, जो नीचे तापमान दिया है, ये क्या होने लगता है, बहुत कम होने लगता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मूव होने लगते हैं। इनका टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये बहुत कम होने लगता है और ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो ये टेम्परेचर जब कम होता है
तो ये इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस टेम्परेचर के। तो ये टेम्परेचर जब कम होगा, विश्राम अवस्था का जो ताप है वो कम होने लगेगा, तो जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी फ्रेंड्स, बढ़ने लगेगी। ये कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के निकट का आकाश जो है वो लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता दूं, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो रेले ने नियम दिया था प्रकाश के प्रकीर्णन का, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है जिसको आई से डिनोट किया जाता है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तरंग दैर्घ्य के। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, प्रकाश के कलर याद करने का, बे, जा, नी, हे, पी, ना, ला। तो फ्रेंड्स इन कलरों का जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, इधर से इधर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है फ्रेंड्स, बैंगनी रंग का, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होगा, तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल रंग का होगा। और सबसे कम जो है तरंग दैर्घ्य वो बैंगनी रंग की है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, तो वो प्रकीर्णन डिस्पर्स हो जाएगा, हट जाएगा प्रकाश, और सिर्फ क्या दिखेगा, लाल। क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य वो क्या है, सबसे ज्यादा है, तो उसका प्रकीर्णन भी क्या होगा, सबसे कम होगा। इसीलिए जो आकाश हमें क्या दिखाई देता है, उसके कारण लाल दिखाई देता है। बाकी कलर जो होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, और लाल रंग क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, आकाश लाल दिखाई देता है। इसलिए क्या है वो कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बल की इकाई न्यूटन ये तो पता ही होगा, ये क्या है, एसआई यूनिट है। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होती है बल की, वो होती है डाइन। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है? जो वर्चुअल इमेज होती है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ मिरर? ऑब्जेक्ट से बड़ी उसकी जो इमेज है वो कौन से मिरर के द्वारा बनाई जाती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा आंसर आपका, उत्तल मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या करता है, वो आभासी और बड़ी इमेज बनाता है, यानी कि वर्चुअल इमेज और लार्जर इमेज बनाता है। 1 न्यूटन जो बल है उसकी इकाई किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपको बता दूं 1 न्यूटन किसे नाम दिया गया है, 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा गया है, 1 न्यूटन। और ये 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया है? तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो न्यूटन है वो किसकी, बल की इकाई है, और बल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की जो सीजीएस एसआई यूनिट है फ्रेंड्स, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होती है मास की यूनिट। और जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो न्यूटन है, न्यूटन किसके बराबर आया फ्रेंड्स? तो ये जो 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है इसे ही क्या कहते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका, 1 केजी मीटर स्क्वायर। पानी में ध्वनि की गति 440 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पाई गई है। यदि तरंग की लंबाई 144 मीटर हो तो आवृत्ति आपको ज्ञात करना है। जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। यहाँ पर होती है आवृत्ति और इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, गति में, ध्वनि की गति के बराबर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर गति कितनी देके रखी है, 440, तरंग दैर्घ्य कितनी देके रखी है, 144, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, 10 हर्ट्ज। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी। तार की एक कुंडली जिसमें 5 फेरे हैं, इसका इंडक्शन L है। क्या है, इंडक्शन L है, और इसमें 20 फेरे वाली समान कॉइल का इंडक्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स इंडक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाय आई। तो यहाँ पर ये म्यू क्या है, पारगम्यता कहते हैं इसको, और एन क्या है यहाँ पर, घुमाव की संख्या, कितने घुमाव है, और ए क्या है, कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो है, और कुंडली की जो लंबाई है वो आई है। ठीक है, ये है लंबाई और यहाँ पर ये है क्षेत्रफल। तो ये होता है प्रेरकत्व यानी कि इंडक्शन का फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो घुमाव की संख्या है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इंडक्शन के। तो इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है घुमाव की संख्या के स्क्वायर के। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहली जो कुंडली है उसका जो प्रेरकत्व हम L1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर घुमाव की संख्या कितनी, N1 हो जाएगी,
और दूसरा जो है उसका L2 मान लेते हैं इंडक्शन, तो उसकी घुमावों की संख्या कितनी हो जाएगी, N2 हो जाएगी, L1 का स्क्वायर और ये N2 का स्क्वायर। इस तरह हम इनको रेशो में लिख सकते हैं। अब क्या देखा रखा है इन्होंने, जो एक तार की कुंडली है उसमें कितने 5 फेरे हैं, कितने घुमाव है 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। और दूसरा है यहाँ पर कितनी है 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पर जो पैराकत्व है वो दूसरे का कितना अनुपात में आएगा ये उन्होंने पूछा है। तो ये 5/20 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 को 20 1/16। तो ये अगर हमने L1 माना है तो इन्होंने एक जो पहले वाली कॉइल है उसको L1 की जगह पे हम L रख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी L, और ये L2, तो L2 जो नया इंडक्शन है वो कितना आ जाएगा 16L। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंग लंबाई वाला प्रकाश कौन सा होता है, बेजानी, हे, पी, ना, ला। इससे मैंने बताया था कि इधर से इधर जाने पर जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या बढ़ती है, तो सबसे कम किसकी, बैंगनी की होती है, और सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है, लाल के। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी लाल। लाल जो प्रकाश है उसकी तरंग लंबाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है। एक पत्थर को 60 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके बाद पत्थर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, कहां तक वो पत्थर जाएगा वो फ्रेंड्स आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको गति की समीकरण याद होगी वो क्या होती है, v = u + at, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या होती है, s = ut + 1/2 at²। ये आपको दो यूज करनी है इस क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग में जब पत्थर को फेंका जाता है, फाइनल जो वेग है उसका अंतिम वेग वो क्या होगा 0 होगा, और उसको किससे फेंका जा रहा है, प्रारंभिक वेग कितना है उसका 60 मीटर है, और अंतिम वेग तो उसका क्योंकि उसको फेंका ही जा रहा है इसलिए 0 होगा। और यहाँ पर त्वरण की वैल्यू कितनी देके रखी है, त्वरण आपको पता होगा कि हम क्या यूज करते हैं, जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो g है हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होगी, माइनस मिलेंगे हम 10। और टाइम यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, टाइम की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो टी की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी 6 सेकंड, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इधर आके, तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 6 सेकंड। अब इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं हम, ये एस यहाँ पर क्या है, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर गया है वो ये है, ये तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। इनिशियल जो है वो कितना 60 से फेंका जा रहा है, टाइम हम निकाल चुके हैं कितना है 6 सेकंड है, और यहाँ पर +1/2 ए की वैल्यू हम -10 लेंगे क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एस निकल आएगा, ये कितना होगा 360, और ये माइनस का हो जाएगा 2 5 10, ये 5 और ये 36, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स हम, तो कितना आएगा 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, 180। 360 में से 180 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके लिए कितनी ऊंचाई है वो आ जाएगी, यहाँ पर 8 मिलेगा और यहाँ पर 2 - 1 180। तो जो s की वैल्यू फ्रेंड्स मिली हमें कितनी मिली 180 मीटर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कितना कोण होता है, जो एंगल होता है मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस होती है अर्थ की, उसके बीच में जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, तो फ्रेंड्स उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 11.3। जब द्रव को द्रव के अंदर रखा जाता है तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है। पानी के अंदर कोई सा ऑब्जेक्ट या तो तैर रहा हो या फिर आधा डूबा हो या फिर पूरी तरह से डूबा हुआ हो, तो उस केस में जो पानी है इस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है या फिर ये वस्तु पानी के द्वारा एक बल का अनुभव करती है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल। तो ये जो उत्प्लावक बल होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है इस ऑब्जेक्ट जो है इसके द्वारा, इसमें जो भार होता है इसके भार के द्वारा जो हटाया गया पानी होता है उसके बराबर ये बल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। ए और बी 12 दिनों में काम को कर सकते हैं, 15 दिनों में बी और सी कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में। तो यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ए और बी कितने दिनों में उस काम को कर लेंगे फ्रेंड्स, ए और बी उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 12 दिन में कंप्लीट करेंगे तो एक दिन का काम क्या होगा 1/12। इसी तरह से बी और सी का एक दिन का काम अगर हम निकाले तो कितना होगा 1/15। इसी तरह से सी और ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो ए 1/20। अब इन तीनों का मिलकर काम पूछा है तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। जब भी मिलकर काम पूछा गया तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो a + b + c और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे और इन तीनों को कॉमन करेंगे
ऐड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 20, इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो कितना होगा फ्रेंड्स 60। ठीक है, 60 होगा तो 60 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12 5 सा 16, 15 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 सा 16, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 3 सा 16, इस तरह से सम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना मिलेगा फ्रेंड्स हमें यहाँ पर, ये 2 है, ये 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइड बाय 60 और ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो ये तीनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना आया 1 डिवाइड बाय 10, ये तो एक दिन का काम आया। अब उन्होंने क्या पूछा कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 10 डेज, यानी कि वो तीनों मिलकर 10 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि चीनी की दर में 25% की वृद्धि होती है तो परिवार के व्यय को समान रखने के लिए इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो फ्रेंड्स जो परिवार का कुल खर्च होता है, कुल खर्च किसके बराबर होता है, कुल खर्च होता है दर गुणित उपभोग, ये कुल खर्च का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने माना कि जो चीनी है, चीनी की शुरुआती जो कीमत है वो कितनी है 100 रुपीज पर केजी, वो हमने उसकी दर मान ली है, और उसकी जो खपत है वो उपभोग है, जो उपभोग है वो भी हमने कितना मान लिया यहाँ पर 100 मान लिया। तो जो कुल खर्च होगा, कुल खर्च किसके बराबर होगा 100 इंटू 100 10,000, ये आ गया खर्च। अब इन्होंने कहा क्या कहा है, जो दर है, अब हम दर निकालेंगे। दर में क्या कहा है इन्होंने 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो जो दर है पहले 100 थी, अब एक 25% की वृद्धि होगी तो कितनी 125, और जो परसेंटेज में है इसलिए ये परसेंटेज, और जो पुराना है वो 100, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना 125 रुपीज जो है नई दर आ गई। नई दर 125 क्यों आई, क्योंकि उन्होंने 25% की वृद्धि कर दी, हमने 100 मानी थी, 25% बढ़ाने पर 125, ये नई दर आ गई, ये आ गई नई दर। अब हम नई खपत भी निकाल लेते हैं, तो नई खपत किस तरह से निकाली जाएगी, नई खपत क्या होगी, जो पुरानी खपत है, पुरानी खपत हमने कितनी निकाली थी, खर्च जो खपत है वो 10,000 था, और जो नया है वो कितना है, जो दर है नई दर, उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो नई खपत आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी मिलेगी, वो इसको उससे डिवाइड करेंगे तो 80 kg है वो नई खपत है। तो कमी निकालना है, तो कमी में क्या होगा, जो पुराना हमने 100 माना था, जो पुरानी खपत हमारी कितनी थी 100 थी, उसमें से आप जो नई खपत निकली उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे 20%, तो 20% की कमी करनी होगी हमें, तो आंसर सी जो है आपका, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 366, 513, 324 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया हो कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल मिले, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 513 में से आपको 366 माइनस करना है, 366 में से 324 माइनस करना है, और 513 में से 324 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें नंबर क्या क्या मिलेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 147, 42 और 189। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 147 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब 42 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। फिर इसको 189 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ पर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर कॉमन टर्म, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, मल्टीप्लाई में 7 लिखा। उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कोई सी भी टर्म यहाँ पर कॉमन नहीं आ रही, तो 3 7 जा 21। तो फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माता की आयु को उनकी आयु में शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उनकी माता की आयु आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। हम इस तरह से करेंगे इसमें कि जो
4 है भाई x1 से x4 तक, उनका जो औसत है वो क्या देके रखा है 12 वर्ष। तो औसत हम इस तरह से निकालते हैं कि चारों का सम करके जितने कितने 4 भाई हैं उससे डिवाइड कर दिया, ये औसत निकला है और इसकी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 12 वर्ष। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे 12 चौक 48। तो ये जो 48 मिला ये हमें क्या मिला, इन सभी का सम मिल गया। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा है कि उनकी जो माता है उनकी आयु को शामिल कर लिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, अभी 4 भाई थे, अब टोटल हो जाएंगे 5। तो औसत किसका निकलेगा, 5 नंबर का निकलेगा। नए औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले कितना था 12 और अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। और यहाँ पर 17 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, ये नया औसत निकला। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उनकी माता की आयु, यहाँ पर माता की आयु निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x1 से x4 था, इसका औसत हमने 48 निकाला था, वो पुट अप कर देंगे। यहाँ पर हमने पुट कर दिया, x5 हमें मिला और ये जो उनका सम है वो कितना 85 है। तो यहाँ से x5 की वैल्यू निकल जाएगी, 85 में से 48 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, कितना मिलेगा फ्रेंड्स 37। तो उनकी जो माता की आयु है वो कितनी है 37 साल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है तो धारा की गति आपको ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है, जो अपस्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है, धारा के विपरीत जो चाल होती है उसे अपस्ट्रीम कहा जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है x माइनस वाई। यहाँ पर जो x है वो क्या है, ये नाव की चाल है, और जो y है वो क्या है, धारा की गति है। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में चाल क्या होती है x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपस्ट्रीम है यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है वो कितनी देके रखी है, हमें 13 देके रखी है। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर 13 दी है, और धारा की जो दिशा में चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम है वो कितनी देके रखी है फ्रेंड्स, यहाँ पर 26, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया यहाँ पर x प्लस वाई। इस तरह से हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई है, अब हम सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x मिला, और 13 और 26 को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 3 9 1 2 प्लस 1 3 39 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। तो जो x है, x की वैल्यू हमें मिली 19.5। तो x क्या था, यहाँ पर x जो था वो क्या था, नाव की चाल, लेकिन इन्होंने किसकी चाल पूछी है, धारा की चाल पूछी है, जो कितनी है y है। तो एक किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर दीजिए यहाँ पर, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 में वैल्यू पुट अप कर देती हूँ तो कितनी होगा 19.5 माइनस वाई इज इक्वल टू 13। अब 13 इधर लेके आ जाइए, 19.5 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स 6.5। जो धारा की गति है वो मिली हमें 6.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यह कितने समय में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति से होकर गुजरेगी। तो फिर जो ट्रेन की गति होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ फ्रेंड्स कितनी देके रखी है 100, और यहाँ पर टाइम दिया नहीं है, पूछा गया है कि कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और यहाँ पे स्पीड देके रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ट्रेन की देके रखी है, यहाँ पर ट्रेन की लेंथ है और ये टाइम यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरह से फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें पूछा गया है, जो आंसर है वो दिया है सेकंड में, तो ये किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, 5 डिवाइड बाय 18 का, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में आपका कन्वर्जन। ये 100 है, यहाँ पर t है, ये 18 से 18 कैंसिल, ये 5 2 जा 10। तो यहाँ जो टाइम मिला वो कितना मिला 20 सेकंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक शंकु की ऊंचाई जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है और आयतन 500 मीटर क्यूब है, तो उसकी जो आपको ऊंचाई है फ्रेंड्स वो पूछी है। तो जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो शंकु का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर आयतन दिया गया है, तो आयतन की वैल्यू दी है 500, वो हमने रख दी है, 1 डिवाइड बाय 3 एज इट इज लिखा। और ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या कहा है, ये जो शंकु होता है
इस शंकु का जो ये आधार है, आधार क्या है फ्रेंड्स, एक सर्कल है, तो आधार का क्षेत्रफल उन्होंने कितना देके रखा है, 30 मीटर स्क्वायर। तो आधार एक सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पता है वो कितना 30 देके रखा है। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, इन्होंने कितने ट्रिक से इस क्वेश्चन को पूछा है। तो ये जो वैल्यू है इन्होंने कितनी देके रखी है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 30, और ये h जो ऊंचाई हाइट है वो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 30 और 0 से 0 कैंसिल, तो हाइट जो आई है उसकी कितनी आई है, 50 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 वर्ष पहले उनकी जो अनुपात था, तो 7 वर्ष पहले मान ली हमने, पहले उनकी उम्र मान ली हमने, फादर की एज f है, पुत्र की एज हमने s मान ली। 7 वर्ष पहले बोला है, इसलिए दोनों की एज में से 7 माइनस हो जाएगा, वो कितना है, 4:1 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर f - 7 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4s - 28। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 4s - 21। ये मिली हमें यहाँ पर किसकी, f की वैल्यू। आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि 7 वर्ष के बाद, अब 7 वर्ष के बाद दोनों की उम्र में 7 प्लस कर देंगे हम, f+7 s+7, वो कितना नया अनुपात, 2:1 हो जाएगा। उसे और सिंप्लीफाई, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना होगा, f+7 इज इक्वल टू 2s + 14। तो ये कितना मिलेगा यहाँ पर, f इज इक्वल टू 2s प्लस ये 7 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये f की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 4s - 21 इज इक्वल टू 2s + 7। 2s इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, 2s बचेगा और ये हो जाएगा 28, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो जो s है, सन है, उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, 14। इसी तरह से किसी भी एक इक्वेशन में इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दिए और f की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 14 × 4 - 21, ये 56 है, 56 में से आपको 21 माइनस करना है तो कितना मिलेगा, 35। तो जो f है उसकी वैल्यू हमें मिली 35। अब उन्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनकी जो वर्तमान आयु उसका अनुपात, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, f और s निकालना है, तो f की वैल्यू 35 है और s की वैल्यू यहाँ पर 14 है। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, तो 5:2 जो है वो नया रेशो आया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 2 मेज और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य कितना, 2000 है, जबकि 3 टेबल और 2 कुर्सियों की एक साथ कीमत कितनी है, 2500 रुपए है। तो एक मेज और 5 कुर्सियों की कुल लागत आपको क्या होगी ये बताना है। 2 टेबल 2T + 3 चेयर, उसका जो कीमत है कितनी है, 2000 रुपए है, इन दोनों की मिला के। आगे बोला गया है 3 टेबल और 2 जो चेयर है उसकी कीमत कितनी है, 2500 रुपए है। अब ये 2 इक्वेशन है, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या करना होता है, ये जो इनके साथ में वैल्यू है इसको हमें बराबर करनी होती है, तो किसी भी एक वैल्यू को आप पुट अप कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 लिया है, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो किस तरह से होगी, 3 × 2 = 60, 3 × 3 = 9c, 3 × 2 = 6, ये 6000। इसी तरह से 2 × 3 = 60, 2 × 2 = 4c और 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 5। अब माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5c और ये हो जाएगा यहाँ पर 10,000। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 2 = 10 यानी कि 200। ये 200 क्या मिला हमें, चेयर। यहाँ पर 200 चेयर हो गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके t की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर 2t + 3c यानी 3 × 2 = 600 इज इक्वल टू 2000। इसमें से 600 माइनस कर देंगे तो कितना, 14 मिलेगा, 1400 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 700। तो ये टेबल कितनी मिली, 700 मिली। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक मेज यानी कि एक टेबल, तो एक टेबल तो कितने की है, 700 रुपए की है। 5 कुर्सियों की कीमत, 5 कुर्सियां, दो, एक कुर्सी की कीमत कितनी, 200 है, तो 5 की कितनी होगी, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितनी होगी, 5 × 2 = 10, ये 1000 आ जाएगी। तो इन दोनों की कुल लागत, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 1000 और 700 कितना होगा, 1700। तो जो कुल लागत आई फ्रेंड्स वो कितनी आई, 1700। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। एक आर्टिकल को 336 रुपए में बेचकर एक आदमी को कितने प्रतिशत, 15% का लाभ होता है। तो उसे 15% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में उसको बेचना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ से पूछी है।
तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक आर्टिकल को इतने में बेचा है, एसपी जो दिया है वो कितना है 336 दिया है, और प्रॉफिट कितना बोला है इन्होंने, प्रॉफिट कितना है 36 रुपीज का उसको हुआ है। तो यहाँ से हम किसकी सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है एसपी माइनस सीपी, यानी उसकी सेलिंग प्राइस, यानी जिसमें उसको बेचा है और जितने में उसको खरीदा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिलता है, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट दिया है यहाँ पर 36, एसपी दिया 336 माइनस सीपी, तो सीपी की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 300 रुपए, यहाँ पर सीपी निकल गया है। अब सीपी हमारे पास 300 रुपए हुआ है। आगे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में उसे बेचना है। तो जो सेलिंग प्राइस है फाइनली वो आपसे पूछी है, तो कितने में बेचना है। तो ये जो यहाँ पर दिया है लाभ प्रतिशत, तो हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत दिया है 15, एसपी उन्होंने पूछा है, सीपी की वैल्यू हमने अभी निकाली वो कितनी है 300, क्योंकि सीपी चेंज नहीं होता है, कितने में उसने खरीदा है वो आपकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये होगा 300 गुणित 100, ये यहाँ 0 से 0 कैंसल, और ये 3 का 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45, और ये 300 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नया एसपी वो कितना होगा 345, यानी कि 345 रुपए में बेचने पर उसे 15% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 6,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, जबकि जो ब्याज है वो लगाया गया है 3 साल के लिए। पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए 12%। फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन में मैथ्स के जो इस पेपर में मैथ्स के जो क्वेश्चन है थोड़े ट्रिकी हैं और थोड़े लेंदी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए सबसे पहले तो ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, मूलधन दिया उन्होंने कितना 6,000 रुपए, और दर कितनी है 8% के लिए है, तो ये 8% निकालेंगे। इसका 8% ये 100 है, से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड किया तो कितना है 8×48, ये हुआ 480। ये कितना है एक वर्ष के लिए ब्याज जो निकला वो 480 रुपए निकला है। तो जो दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष के लिए पी की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। तो सेकेंड ईयर के लिए जो पी है, अब पी कितना 6,000 रुपए नहीं रहा है, अब उसमें 480 रुपए जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा 6,480 रुपए जो नया प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो निकला। अब सेकेंड ईयर के लिए हम ब्याज निकालेंगे। जो सेकेंड ईयर का ब्याज है वो फिर किस तरह से निकलेगा, उसके लिए मूलधन आपका 6480 रहेगा, और दर कितनी देके रखी है उन्होंने 10%, तो ये हमने 10% उसके दर के लिए निकालेंगे। 0 से 0 कैंसल, ये कैंसल, तो कितना आया 648 रुपए। अब नया जो प्रिंसिपल है थर्ड ईयर के लिए जो नया प्रिंसिपल है वो कितना होगा, आपका जो पुराना प्रिंसिपल है 6480 जो निकला उसमें आपको 648 प्लस करना है, तो जो नया निकलेगा वो कितना 7128। ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका चेंज हो जाएगा। आप थर्ड ईयर के लिए आप ब्याज निकाल लीजिए। थर्ड ईयर के लिए जो ब्याज निकालेंगे वो कितना आएगा 7128, और दर कितनी देके रखी है इन्होंने 12%, इसका 12% आप निकाल लीजिए। तो उसको जब डिवाइड करेंगे हम तो फाइनली जो ब्याज है वो कितना मिलेगा 855.36। अब जो अब 3 साल के लिए फ्रेंड्स जो ब्याज है इन्होंने क्या पूछा है कि तीनों साल के लिए आपको जो ब्याज है वो बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो 3 साल के लिए ब्याज है, तीनों को हम जोड़ देंगे। तो पहले साल का निकाला था वो कितना 480 था, दूसरे साल के लिए जो निकाला था वो कितना था 648 निकाला था, और थर्ड ईयर का जो है वो 855.36। इन सबको जोड़ दीजिए तो ब्याज कितना निकलेगा 1983.36। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8961 में बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 8961 है इसको 84 से हम डिवाइड करेंगे। तो 84 से डिवाइड करेंगे 84 बन जाए 84 होगा, यहाँ पर रिमाइंडर मिला 5, 56 ये यहाँ पर आया, 61 यहाँ पर नीचे आ गया। अब इसको किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 से चेक कर लेते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 504, इससे छोटा नंबर मिला तो ये हमने यहाँ पर डिवाइड करा इसको। 11 में से यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5, यहाँ पर कैरी चला जाएगा तो कितना मिलेगा 6 - 1, यहाँ पर 55 बच रहा है।
तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 6 नंबर अगर यहाँ पर हम लेते तो 504 आ रहा है, और अगर 7 ले लेते तो यहाँ पर आ रहा है 558। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 55 रिमाइंडर बच रहा है, और अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 27 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें वो नंबर यहाँ पर लेना है जो कि सबसे मिनिमम हो। तो मिनिमम नंबर कौन सा हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे 27 ना कि 55। तो हम यहाँ पे 7 टाइम लेंगे 588, और उसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 27। तो जो लीस्ट नंबर है वो कितना 27 मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर 27 होगा। 27 इस नंबर में हम ऐड करेंगे तो ये जो नंबर है पूरी तरह से 84 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 27, ऑप्शन ए। In what time sum of rupees 500 will yield a simple interest of 1200 at the 12% annum? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रिंसिपल दे के रखा है 4000 रुपए, साधारण ब्याज 1200 रुपए है, दर आपको 12% दे के रखी है, और समय आपसे पूछा गया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी दे के रखी है इन्होंने 4000 दिया है, और R की वैल्यू 12 है, T इन्होंने पूछा है यहाँ पर 100, और सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स कितना देके रखा है 1200 रुपए। ये हमने 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो 120 डिवाइड बाय 4 इंटू 12 इज इक्वल टू T। 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पर 10 बचा, 10 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो T की वैल्यू फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी 2.5। तो यानी 2.5 साल ऑप्शन में मिला नहीं, आपको 2 साल दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और परिधि का अनुपात बताना है। तो फ्रेंड्स आयताकार जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई कितनी है 25 है, और जो चौड़ाई है वो 15 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई और परिधि का अनुपात पूछा है। तो लंबाई और परिधि कितनी होती है, परिधि जो आयताकार क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इनका रेशो पूछा है। तो लेंथ हमें कितनी है यहाँ पर 25 है 2, और लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर 15 देके रखी है। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 25 प्लस 15 40 इंटू 2, इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 5 से 25, 5 8 से 40। तो जो अनुपात आया कितना आया 8 दूना 16, 5:16, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 329 में एक लेग बेचने पर एक डीलर को कितना 6% का नुकसान हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पर नुकसान हुआ 6% का, उसको लॉस हुआ। तो यहाँ पर एसपी जो है सेलिंग प्राइस है जिसमें उसने बेचा वो कितना 329 है, और मैंने बताया यहाँ पर जो हानि प्रतिशत उसको नुकसान हुआ मतलब ये क्या है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इंटू 100। वो कितना होता है, वो वैल्यू कितनी है CP की इन्होंने पूछी है, SP 329 लेके रखा है, CP इन्होंने पूछा है नहीं पता, ये 100 है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 6CP इज इक्वल टू 100CP माइनस 32900। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, ये 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, 94CP इज इक्वल टू 32900। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो CP की जो फाइनल वैल्यू इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी मिलेगी 16450, ये मिली CP की वैल्यू। और अभी इसके डिवाइड में है कितना 47, अगेन इसको 47 से डिवाइड करेंगे तो CP की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 350। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो जिनका सेम एटॉमिक मास हो और डिफरेंट क्या हो एटॉमिक नंबर होने क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि जो भी होता है नंबर, ये x है, यहाँ a होता है और यहाँ z होता है। जो a होता है ये क्या होता है मास नंबर होता है, और जो z है z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो मास नंबर है वो तो क्या है सेम है, तो यहाँ की जो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए और यहाँ की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो उन नंबरों को क्या कहते हैं आइसोबार। यहाँ पर आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 के H2 गैस के रूप में विस्थापित नहीं करेगी, तो इसमें से कौन सी जो धातु है वो इसके साथ रिएक्शन करके H2 गैस को विस्थापित नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वह अभिक्रिया होती है जहां अधिक अभिक्रियाशील प्रजाति का जो तत्व है इसके विलयन से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है। तो जो H2SO4 है इसमें जो धातु है इसमें रिएक्शन करने पर कौन सी H2 है इसको
रिप्लेस कर देगी। तो जो हाइड्रोजन है उससे सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होगी फ्रेंड्स इसमें से? तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, एसएन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पर है और लेस रिएक्टिव मेटल कहाँ पर है? यहाँ पर है। प्लेटिनियम सबसे कम क्रियाशील धातु है और उसके बाद सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करने वाली धातु वो कौन सी होती है? सोडियम होती है। इसीलिए इसको क्या रखते हैं हम? केरोसिन में रखते हैं। इसीलिए प्लेटिनियम, सिल्वर और गोल्ड एक सबसे कम क्रियाशील धातु मानी जाती है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है हम उसमें देख लेते हैं। जो जिंक है, जिंक यहाँ पर है, ये आयरन है और ये एल्यूमिनियम है और कॉपर यहाँ पर कॉपर है। तो इन सब में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर है। तो कौन H2 गैस को विस्थापित नहीं करेगी? कॉपर नहीं करेगी। बाकी जो धातुएं हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, जिंक की भी ज्यादा है, आयरन की भी ज्यादा है और एल्यूमिनियम की भी ज्यादा है, कॉपर की कम है। इसलिए जो कॉपर है वो H2SO4 में हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगी क्योंकि ये क्या है? कम क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। दो आसन्न यानी कि एडजेसेंट जो कार्बन परमाणु है के बीच की दूरी में सबसे बड़ी होती है। तो किस में सबसे बड़ी होती है? एथीन में, बेंजीन में, एथेन में या ब्यूटेन में? तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी है उनको क्या कहा जाता है? बंध लंबाई कहा जाता है। तो अधिक बंध क्रम तो कम बंध लंबाई। अगर बंध क्रम अधिक होगा तो बंध की लंबाई क्या होगी? वो कम होगी। तो फ्रेंड्स सबसे कम बंध क्रम किस में पाया जाता है? इथेन में पाया जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो बंध की दूरी है, लंबाई, वो किस में होगी? इथेन में होगी। तो यहाँ पर क्या है आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओजोन गैस का सूत्र होता है, तो फॉर्मूला ओजोन का सबको पता है क्या होता है फ्रेंड्स? O3 होता है। उत्कृष्ट गैस तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो नोबल गैसेस जो होती है उनकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स? तो हमें पता है कि जो उत्कृष्ट गैस है वो आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, इसलिए उन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फुल होता है, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कक्षा में। इसलिए उसकी जो वैलेंसी होगी, उसकी संयोजकता होती है फ्रेंड्स, वो कितनी होती है? 0 होती है। वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक रंगीन जहरीली गैस जो कोयले के फूलने के दौरान विकसित होती है, तो जो कोयले की ब्लम्बिंग के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स वो कौन सी होती है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो विकसित होती है। एनीमिक रोगी में कमी होती है, तो जो एनीमिक रोगी यानी कि एनीमिया जो होता है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। तो जो आयरन की कमी के कारण एनीमिक रोगी में किसकी कमी होती है? आयरन की कमी होती है। सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स जो सहसंयोजकता और कोवैलेंसी की बात की जाए तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कोवैलेंसी या फिर सहसंयोजकता कहते हैं। तो जो सल्फर होती है, सल्फर का अगर आप SPF डायग्राम बनाओगे तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो आपको कितने? 6 मिलेंगे। तो उसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है, किसका सामान्य नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसको बेकिंग सोडा जो होता है उसका सामान्य नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। पानी में नाइट्रोजन की सामान्यतः किस रूप में पाई जाती है? जो नाइट्रोजन होती है वो पानी में सामान्यतः किस फॉर्म में होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स वो किस फॉर्म में होती है? नाइट्रेट के फॉर्म में होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो टेक्निकल गोवा का पेपर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले नए पेपर्स के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।